शिक्षा बहुत जरूरी शब्द बचपन से हम लोग सुनते आए, कभी स्कूल की पढ़ाई के लिए तो कभी नैतिक शिक्षा के लिए। पर शिक्षा है क्या? सरकार अपनी नई शिक्षा नीति के मसौदे में कहती है कि वो शिक्षा से रोजगार दिलाएगी। तो क्या शिक्षा केवल रोजगार पाने का एक साधन भर है? घर वाले बचपन में कहते हैं कि शिक्षा नहीं हासिल करोगे तो बड़े होके फला फला काम करोगे, जैसे फला फला काम कोई छोटा काम है, या शिक्षा हासिल करने के बाद आप फला फला काम नहीं कर सकते। इसमें से एक काम वो है जिसके बारे में एक दंत कथा हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बताई जाती है कि वो भी बचपन में करते थे। राही मासूम रजा अपने नॉवेल टोपी शुक्ला में लिखते हैं कि आज़ादी के बाद पहले हिंदू सपने और मुसलमान सपने बने और उसके बाद सपने बन गए नौकरियों के, हिंदू की नौकरी के, मुसलमान की नौकरी के। भारत सरकार ने 2020 में अपनी नई शिक्षा नीति का ऐलान कर दिया है। उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना जा रहा है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि कई जगह 2020 ही खेल भर दिया गया है। अब इसके बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, पर मुझे लगा, हमको लगा, मीडिया विजिल को लगा कि इसके बारे में एक्सपर्ट्स कुछ कहें, विशेषज्ञ कहें तो बेहतर होगा। और इसलिए आज कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिनसे बात करके दरअसल हमको बहुत संतुष्टि और गर्व का अनुभव हो रहा है। साथ समाज में आपका स्वागत है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे साथ हमेशा की तरह सौम्या तो है ही हमारी असिस्टेंट एडिटर, लेकिन तीन बहुत खास मेहमान हैं और मैं वाकई ये दिल से कह रहा हूं कि मुझे फक्र महसूस हो रहा है इनसे बात करके। हमारे साथ स्क्रीन पे सबसे पहले प्रोफेसर नंदिता नारायण हैं, मैथमेटिशियन है। सौम्या ने इनकी बहुत तारीफ लिखी है आज फेसबुक पे, आपको उसको ही पढ़ना चाहिए, इनके बारे में क्या बताया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, एक्टिव रही हैं डूटा के साथ, बहुत सारा बहुत वोकल है, ज़रूरी बातें कहती हैं। हमारे साथ स्क्रीन के बीच में आप देख रहे हैं प्रोफेसर गणेश एन देवी हैं। मैं कहते कहते थक जाऊंगा, भारतीय भाषाओं को लेकर जो इनका काम है, उसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ पे सौम्या भी इनकी स्टूडेंट रही है एक वक्त में, और अभी जब बातें होंगी तो आपको बहुत कुछ और समझ में आएगा। और हमारे साथ अमरीश राय जी हैं जो शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन को लेके बहुत ज़रूरी काम करते आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अमरीश जी को भी जानते होंगे। मैं इस इंट्रोडक्शन को आपके और गूगल के बीच भी थोड़ा सा छोड़ देना चाहता हूँ। गूगल का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए जिससे व्हाट्सएप पे आपकी निर्भरता कम होती जाए। तो मैं सौम्या को बुला रहा हूँ, सौम्या इस बातचीत की शुरुआत करें। इसके लिए सौम्या। वेलकम एवरीवन। पहले किसी सवाल पे जाने से पहले मैं आप लोग सबकी एक इनिशियल जो रिएक्शन, जो पहली प्रतिक्रिया रही है पढ़ के ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको थोड़ा जानना चाहूंगी। तो प्रोफेसर नंदिता नारायण, आप बताएं आपको पहला रिएक्शन क्या रहा? हमारा रिएक्शन, क्योंकि इसका ड्राफ्ट पहले से मौजूद था और इस पर हमारी पूरी हिंदुस्तान भर के सारे शिक्षक, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सारे स्कूल टीचर्स एसोसिएशंस में पहले भी इस पे लंबी चर्चा हो चुकी है और पूरा यूनानिमस हमारा डिसीजन रहा है कि हम इसको अपोज करते हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी असल में एक नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी है, एक प्राइवेटाइजेशन का ब्लूप्रिंट है और पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन के कॉफिन में ये आखिरी नेल जैसा हमें लग रहा है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारा रेटोरिक है लेकिन रियलिटी कुछ और है जो इसके अंदर छिपी हुई है और उसको हम आपके सामने रखना चाहें। बिल्कुल। प्रोफेसर देवी, आप अपने इनिशियल रिएक्शन। मेरी रिएक्शन बहुत सीधी सादी है। ये नेशनल नहीं है, ये एजुकेशन नहीं है और ये पॉलिसी नहीं है। जी जी। अमरीश सर, आपका पहला रिएक्शन। मेरा तो ये रिएक्शन ये है कि जितना शोरगुल मचाया गया था इस शिक्षा नीति को लाने के लिए और इसके आने के बाद भी जिस तरह से इसके पक्ष में एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, ये शिक्षा नीति दरअसल हमारे किसी भी मकसद को पूरा करने में कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इसमें कोई भी बाध्यकारी प्रावधान नहीं है
जो केंद्र और राज्य सरकारों को मजबूर करें कि वो शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए, यूनिवर्सलाइजेशन के लिए काम करेंगे। तो इसलिए ये एक महज घोषणा पत्र है हमारी निगाह में, इससे कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला नहीं। बैंक हाँ, तो मेरा सवाल मैं प्रोफेसर नंदा के पास ही आ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आप लोग लंबे समय से विरोध कर रहे थे। जी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों को लगभग पता था कि इस पॉलिसी में क्या आने वाला है? एक दूसरी बात कि जैसा जो प्रोफेसर देवी ने कहा, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिसको वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी ही नहीं है। आप इसको जो आपने एक इसमें बात जोड़ी थी कि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी तैयारी है, उसका जो है एक तरह से बिगुल फूंक दिया गया है। आप क्यों देखती हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन की तैयारी है, जो कि सरकार का कहना है वो तो शिक्षा को आसान और सबके लिए सुलभ बनाने की तैयारी है? जी हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि रेटोरिक और रियलिटी में बहुत फर्क है। और लंबे समय का मतलब, जब से ये डिक्लेयर इन्होंने ड्राफ्ट जब रखा था, पहले तो जो इसके प्री जो कर्सर्स थे, पहले जो पॉलिसी बनाने की कोशिश की जा रही थी एनडीए के पिछले टेन्योर में, उस पे भी हमारे रिएक्शंस थे। 2 बार कमिटीज बनी, उनकी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। फिर 2019 के लोकसभा इलेक्शन के तुरंत बाद इसकी रिपोर्ट जो आई है और हमसे रिएक्शन मांगा था, तो हम सारे यूनिवर्सिटीज ने और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फेडरेशन ने, सारों ने मिलके अपने अपना क्रिटिक दिया था। उसके बाद हम लोगों से कोई भी चर्चा नहीं की गई, कोई स्टेक होल्डर्स को बुला के कोई बहस नहीं की गई कि आपके जो इसमें जो रिजर्वेशंस हैं उसको हम कैसे मीट करें। और हमें अंदाज था कि बजट के साथ इन्होंने इसके कुछ फीचर्स ऑलरेडी लागू कर दिए, हालांकि उनके साथ साथ कोई भी बजटरी प्रोविजन एलोकेशन अलग से उन्होंने नहीं किया, उससे भी इरादा एकदम साफ था। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि आपदा में अवसर देखकर ये इसको भी इसके पूरे देश भर में वोकल विरोध के बावजूद इसको पुश थ्रू करेंगे। और इस वजह से ये एग्जाम पे भी इंसिस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम, ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम, जबकि पूरा देश अपोज कर रहा है, स्टूडेंट्स अपोज कर रहे हैं, पेरेंट्स अपोज कर रहे हैं आपदा में। उसको ये जबरदस्ती एक फार्सिकल एग्जामिनेशन करके स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ जो खतरा है उसको नजरअंदाज करके कर रहे हैं। तो हमें अंदाज था कि आने वाला है और ये आ भी गया है। उसका मोरलेस वही फॉर्म है जो 2019 मई में इन्होंने रखा था, इसलिए इस पे हमारी चर्चा लंबी हो चुकी है। 25 फरवरी को जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन, जिसमें स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन टीचिंग ऑर्गेनाइजेशंस और कई सारे ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन, सेफ एजुकेशन कमेटी वगैरह सब ने और ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क ने मिलके इस पे ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन हमने पास किया था, इसकी विड्रॉल को डिमांड करते हुए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ है और पब्लिक फंडेड एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म करके प्राइवेट हाथों में देने का इसमें प्रावधान है। आगे अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगी। मैं सीधे उस बात पे जाना चाहती हूँ जो ब्लूप्रिंट प्राइवेटाइजेशन का है, पूरा रेटोरिक छोड़ के। फिर बाद में हम लोग जो इनके गोल्स जो कहे हैं और जो एक्चुअली उन्होंने प्रावधान रखे हैं उसके बारे में भी बात कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर देवी, आपने कहा ना तो ये नेशनल है, ना ये एजुकेशन है और ना पॉलिसी है। तो पहला सवाल तो क्यों आपने ये बात कही कि नेशनल नहीं, एजुकेशन नहीं है, पॉलिसी नहीं है? और दूसरी बात, क्योंकि आप भाषा पे इतना काम करते हैं, तो ये जो भाषा 3 लैंग्वेज पॉलिसी का एक पूरा बनाया गया है जिसपे इतनी डिस्कशन हो रहा है, उसको क्या हमें सस्पिशन से देखना चाहिए? मतलब उसमें क्या है पॉसिबिलिटी होने की? मैं भाषा के सवाल पे तो जरूर आऊंगा, लेकिन बड़े जिम्मेवारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि नेशनल जब भी कोई सोच या पॉलिसी या एक्शन होती है तो उसे इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होनी चाहिए। आप देखिए यूनिवर्सिटीज, केवल मैं टर्शियरी एजुकेशन की बात करता हूँ, इसमें जो आ रही है यूनिवर्सिटीज की शुरुआत जो इस देश में हुई 1858 को मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, उस समय कॉलेजेस को एग्जामिनेशन के लिए ही यूनिवर्सिटी के साथ ताल्लुक रखना होता था।
बाकी सब कॉलेजेस अपने आप में ऑटोनॉमस होते थे। ये लंबे अरसे तक चला और उसके बाद जब कोठारी कमीशन और यूजीसी की रचना की शुरुआत हुई थी, उसमें खास करके जेपी नायक, जिन्होंने कॉलोनियल एजुकेशन पे बहुत गंभीरता से अभ्यास किया था, उन्होंने तय किया कि सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होने चाहिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस है। हेलो। हाँ, प्रोफेसर देवी के साथ कुछ नेटवर्क का इशू है मुझे लगता है सौम्या। और अब फिर से अब फिर से कॉलेजेस को ऑटोनॉमी देने की जो बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कॉलेजेस जिस तरह से रचे गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, तो उसमें बहुत कास्ट का मामला है, नेपोटिज्म का मामला है और बहुत एथिकल इश्यूज है उसमें। तो उसके लिए एक बड़ा दरवाजा खोल दिया है। मैं आपको अभी का जो स्टैटिस्टिक्स है वो अगर आप देखें, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 700 और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करीबन 60,000 तक है। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस सभी अगर गिने तो उसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम के कोलैप्स की ये शुरुआत है इस देश में। और क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है, हमारे देश में यूनिवर्सिटी सिस्टम कैसे इवॉल्व हुई, उसमें क्या कमियां थी और वो कमियां कम करने के लिए इसके पहले के कमीशंस, इसके पहले की पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ने क्या क्या स्टेप्स ली थी, उसका सोच करे बगैर ये पॉलिसी बनाई गई है। मैं तो कहूंगा इट इज अ बास्केट ऑफ पाइप ड्रीम्स। इसलिए मैं इसे नेशनल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दो इट विल बी अप्लाइड टू द एंटायर नेशन, उसे इस राष्ट्र को बनते जो इतिहास था उससे कोई भी लेना देना। अब आपने पूछा कि भाषाओं के, मैं ये पॉलिसी क्यों नहीं है, ये एजुकेशन क्यों नहीं, उस पर आऊंगा जब और समय मिलेगा तो। और भाषाओं के बारे में मैं इतना कह सकता हूं एक ही सेंटेंस में कि बहुत सारे भारतीय भाषाओं का खत्मा करने की ताकत इस पॉलिसी में है। वो सोच समझ के उसमें बुनी गई है। थोड़ा क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत थी। मैं जी सौम्या जी, तो मैं बस थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देती हूँ जो सर ने कहा। प्रोफेसर देवी ने बोला कि क्यों ये नेशनल नहीं है, कि एक तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें क्या प्रोग्रेशन रहा है पिछले कई सालों में। अब तुम्हारी आवाज भी कम हो गई है सौम्या। ओह अच्छा, तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी मतलब जो पहले से हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कैसा प्रोग्रेशन रहा है, उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं, उस चीज को कंसिडर ही नहीं किया गया है, ध्यान ही नहीं दिया गया है। इसमें एक पॉसिबिलिटी जो प्रोफेसर देवी ने ये भी कही कि जो भाषा की जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाने की कोशिश करी है, उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि जितनी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको डिक्लाइन करने का, उनको साइडलाइन करने का, उनको मार्जिनलाइज करने की भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, जिसपे हम और बात करेंगे। मयंक, आप वॉइस इज वेरी लो। इवन मयंक, आपकी भी आवाज लो है। आई कांट हियर यू। उसका वॉल्यूम बढ़ा के देखें अगर। मैंने उसका वॉल्यूम मैक्सिमम कर दिया है। अच्छा, अभी मेरी आवाज आपको आ रही है? अभी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? नहीं, अभी बिल्कुल बहुत हल्की आवाज है। मेरी आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियरली आ रही है। आपकी आवाज आ रही है साफ। तो मेरा सवाल अब अमरीश जी से है। अमरीश जी,
जी क्योंकि आपका ज्यादा काम जो मूलभूत काम है वो शिक्षा के अधिकार पर ही है। जब हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो हम सबसे पहली चीज हम जो है जो हम सोचते हैं हमारे दिमाग में आती है, जो हिस्सा भी है उसका, वो दरअसल प्राथमिक शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार बिना उसके पूरा ही नहीं हो सकता। प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक ये जो बात सौम्या ने भी जो सवाल उठाया, वो मैं भी एक बार फिर से उसको इंक्लूड करते हुए कि ये जो मातृभाषाओं में शिक्षा की बात है कि 5वीं तक और हो सके तो 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षा, आपको लगता है कि जब तक निजी स्कूलों में भी इसको अनिवार्य नहीं कर दिया जाता नियम को, तब तक जो है इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निजी स्कूलों के बच्चे या अमीरों के बच्चे वो अंग्रेजी पढ़ते रहे और दुनिया भर का ज्ञान हासिल करते रहे, और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो है उसको 5वीं कक्षा के बाद ही अंग्रेजी पढ़ने को मिले। और दरअसल जब ये बदला गया था तब शायद इसीलिए बदला गया था। आपको लगता है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा की जा रही है प्राथमिक शिक्षा के लिए? देखिए, एक तो जो आपने कहा कि अधिकार की शिक्षा एक अधिकार है, हिंदुस्तान में एक फंडामेंटल राइट है और उसको लागू करने के लिए एक कानून है। तो एक बात तो ये कि मैं ये अच्छा होता कि ये पॉलिसी इसका रिव्यू करती कि जो शिक्षा का अधिकार कानून है 10 सालों के बाद लागू क्यों नहीं हुआ, और इसको रिव्यू करती और इसके कारणों का पता लगाती और फिर सुझाव देती, क्योंकि कानून जो है पॉलिसी से बड़ा है, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने उसे पारित किया है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कोई पॉलिसी अगर बनेगी भी तो जो एग्जिस्टिंग हमारा फंडामेंटल राइट है, कानून है, उसको मजबूत करने के लिए बने तो उसका कोई मकसद होता है। लेकिन यह पॉलिसी इस उद्देश्य में विफल रही है। जहाँ तक भाषा का सवाल है, इसमें यही एक अच्छी बात है। हालांकि गणेश देवी जी भाषा के भारत के बहुत विद्वान भाषा के क्षेत्र में है, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें भाषा को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है उससे काफ़ी जो है जो लोकल भाषाएं हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत राज्य और इन भाषाओं के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनको अगर शिक्षा के जरिए नहीं बचाया जाएगा तो भाषाएं खत्म हो जाएंगी। रोज भाषाएं मर रही हैं, और भाषाओं को लोगों ने अपने बड़े एक्सपीरियंसेस से और बड़े स्ट्रगल से डेवलप किया है। तो बहुत सारी आदिवासी जुबानें हैं जो धीरे धीरे जा रही हैं, क्योंकि शिक्षा उनको अपने में समेट नहीं पा रही है। तो लेकिन फिर भी जो ये मातृभाषा की बात कही गई है, ये तो अच्छा है कि 5वीं तक मातृभाषा, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि भाषा में अगर आप कन्फ्रंट कर देंगे, भाषा ज्ञान नहीं है, भाषा एक कम्युनिकेशन का साधन है, लेकिन ज्ञान के लिए कम्युनिकेशन का इजी कम्युनिकेशन का साधन बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि छोटे बच्चों को आप मातृभाषा में अगर करेंगे तो वो ज्ञान ज्यादा विकसित हो सकता है और वो ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस मामले में जो 5वीं तक और 8वीं तक कहा गया है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि यह सरकारी स्कूलों में तो हो जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल अपने यहाँ इसको लागू नहीं करते हैं, और इसकी वजह से एक जो विभाजन है वो बना रहता है। और वो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने वाले सुविधाजन लोग हैं या एलीट लोग हैं, वो भाषा के माध्यम से अपनी सुप्रीमेसी कायम करने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा है, भाषा के जरिए भी आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और वो हमारे देश में लगातार होता रहता है। एक एलीट कॉलोनियल माइंडसेट है जो भाषा का इस्तेमाल करता है देश की मेहनतकश आबादी को एक्सक्लूड करने के लिए हर क्षेत्र में। तो भाषा की इस हेजेमोनी को तोड़ने के लिए मातृभाषा को हर जगह, न केवल सरकारी स्कूल में बल्कि प्राइवेट स्कूल में भी लागू किया जाना चाहिए, और ये देश के भी इंटरेस्ट में है और बच्चों के इंटरेस्ट में है, और ज्ञान के विकास के लिए जरूरी है कि होम लैंग्वेज, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, इनको बढ़ावा दिया जाए और इस तरह से लोगों को शिक्षा के दायरे में समेटे। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन बात सिर्फ इतना है कि ये प्राइवेट स्कूलों में इसको लागू नहीं किया जाता और प्राइवेट स्कूल के ओनर्स भी इसको लागू नहीं करते, सरकार का कोई दबाव भी उसके ऊपर नहीं होता है। नहीं, क्योंकि इसमें मेरा सवाल अमरीश जी दरअसल ये भी है इसमें कि दुनिया जिस तेजी से बदली है वहाँ देखिए, पहले से भारतीय भाषाओं के जो माध्यम के स्कूल तो ऑलरेडी हैं। मेरा इसमें एक सवाल और है कि जब तक अनुवाद पे एक वृहद काम नहीं होता, आगे जाके आपकी ज़्यादातर पढ़ाई जो है वो तो अंग्रेजी में है, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। आप 12वीं पास करने के बाद जब जाते हैं तो आप भौचक्के रह जाते हैं बिल्कुल कि आप कैसे पढ़ेंगे इसको, क्योंकि आपको अंग्रेजी आती नहीं है भारतीय भाषाओं के माध्यम में पढ़ने के बाद। तो सवाल ये नहीं है
कि सब जगह अंग्रेजी माध्यम लागू कर दिया जाए। सवाल ये है कि, और ये सवाल मेरा आप तीनों से है कि ये जो बेसिकली दरअसल ये कहीं ना कहीं क्या हम वापस वो जो एक क्लास डिवीजन था और जो कास्ट डिवीजन भी था एक तरह से, क्या ये शिक्षा नीति वापस वहां हमको ले आ सकती है? प्रोफेसर देवी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ मयंक जी, मैं आपको इसके बारे में जी कुछ इनपुट्स देना चाहता हूँ। जी एक पैरेलल है, जो यूएपीए जो एक्ट हुआ उसकी रिवीजन हुई 2019 में, जी तो उसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। उसका आरंभ हुआ था यूनाइटेड नेशंस के बहुत सीरीज ऑफ रेजोल्यूशन से हुआ था, जी जब अमेरिका पे टेररिस्ट अटैक हुआ, और फिर 2008 में सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से इंडिया में एक एंटी टेररिस्ट एक्ट बना। 2019 में इस सरकार ने उसमें एक शब्द का फेर किया है और ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट कहना था, उसकी जगह इंडिविजुअल्स को कहना संभव बना दिया, जिसके नतीजे आप देख रहे हैं। अब मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली अलोंग दोज लाइंस जो मिलेनियम गोल्स थे यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को के शिक्षा को लेके, जो फिर रिवाइज भी किए, उसमें लिखा था कि हर एक को मदर टंग की शिक्षा मिलनी चाहिए और इससे साइंटिफिक प्रिंसिपल वो नॉन निगोशिएबल है। उसको लेके इस सरकार ने इस पॉलिसी में कुछ ऊपरदर्शी लिखा तो है, लेकिन इसमें एक कैच है जिसका उल्लेख नहीं आता है, और वो उसका जिक्र होना चाहिए था, और वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसके बारे में एक बहुत बड़ा फैसला एक बड़े बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और वो है कि मातृभाषा कौन सी है ये निश्चित करने का हक स्टेट को नहीं होगा, इंडिविजुअल को होगा, पेरेंट्स को होगा या तो स्टूडेंट को होगा। जी अब ये जब तक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है तब तक इस पॉलिसी में जो भी लिखा है भाषा के बारे में वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। जी मेरा मतलब है जी कि इस पॉलिसी में जो लिखा है उसमें भी जैसे कहा गया स्ट्रक्चरल फ्लॉज है, लिंग्विस्टिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स उसमें है, जी लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन होने की पॉसिबिलिटी, भाषा के बारे में इम्प्लीमेंटेशन होने की पॉसिबिलिटी जीरो है। और एक दूसरी बात, जब 1949 में 8 शेड्यूल बना था, शेड्यूल लैंग्वेजेस बनी थी, और उसके बाद जब शिक्षा का सिलसिला, सोचने का सिलसिला शुरू हुआ, तो 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला बहुत अच्छा आरंभ था इस डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन आज हमारे उसके अभी पिछले 7 दशकों में माइग्रेशन इतना बढ़ा है कि इस देश में 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाला कोई भी शहर मोनोलिंगुअल शहर नहीं बचा है, इंक्लूडिंग जो शहर, जो सिटीज हिंदी भाषिक एरिया के हार्टलैंड में है, वो भी मोनोलिंगुअल है नहीं, बच्चे नहीं है। इसलिए इसमें 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला जो पुराना था वो वैसे के वैसे रिपीट करने का शो करने के बजाय अगर संपर्क से फिर से जो है नेटवर्क का इशू है। हाँ। जी सौम्या आप कुछ कह रहे हैं। प्रोफेसर नंदिता, मेरा सवाल आपसे है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के बारे में कुछ लिखा जाता, और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का मतलब 3 भाषा, 4 भाषा, 5 भाषा ये नहीं है, एक साथ में बहुत सारी भाषाएं, अगर उसके लिए सुविधा हो तो। जी बोलिए। यस। तो प्रोफेसर देवी, मैं आपसे इस सवाल पे वापस आऊंगी, मुझे क्योंकि एक इसमें सवाल था, बट उससे पहले प्रोफेसर नंदिता, मुझे आपसे हायर एजुकेशन के सिलसिले में जो दो तीन चीजें इसमें मेंशन करी है इस पॉलिसी में, उन पे पूछना था। एक तो जो मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लेके आया है कि जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल हो जाएंगे तो बैचलर्स डिग्री मिल सकती है, 1 साल होगा तो वोकेशनल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, या एमफिल का जो रिमूवल हुआ है एमफिल प्रोग्राम का,
इसके फ्यूचर में रेमिफिकेशंस क्या है, मतलब इससे क्या दिक्कतें हो सकती है, इसमें क्या पॉजिटिव साइड्स है, मतलब इसको समझा कैसे जाए ये जो चीज डाली गई है? इसमें देखिए, अब जो एंट्री एग्जिट का जो सिस्टम है उसमें एग्जिट पे ज्यादा जोर है। एंट्री अगर बीच में कहाँ से होगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट्स जो वैसे एडमिशन नहीं पाते फिर कहीं प्राइवेट में चले जाएं फिर बीच में आएंगे, तो ये तो मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता है। लेकिन एग्जिट वाले सिस्टम को बड़े सीरियसली लिया जाएगा। जो कमजोर तबके से आते हैं स्टूडेंट्स या महिलाएं आती हैं जिनको कोई ना कोई वजह से दबाव में होते हैं कि वो छोड़ दें बीच में या शादी कर लें, या क्योंकि इनके पास फीस देने के लिए नहीं है या घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बीच में छोड़ के उनको एक डाइल्यूटेड कोई सर्टिफिकेट मिल जाए और जो कंप्लीट करेंगे 4 साल का प्रोग्राम, वो ऑलरेडी जो प्रिविलेज सेक्शन से आ रहे हैं, ऑलरेडी जो संपन्न है, वही जाके पाएंगे। तो ये तो और ज्यादा इनइक्वालिटीज को बढ़ाएगा, जबकि एजुकेशन का रोल इक्वलाइजेशन के लिए, डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए होना चाहिए। और ये 4 साल का फॉर्मूला हम अपनी यूनिवर्सिटी में देख चुके हैं, पूरी तरह से डिजास्टर था या ये। और इसमें अगर सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपकी जगह भी नहीं है इतने कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में, तो आप 4 बैचेस को एक साथ उस कॉलेज में कैसे रखेंगे? या तो आप स्टूडेंट्स ड्रास्टिकली कट डाउन कर देंगे तो कम स्टूडेंट्स उतने में पढ़ पाएंगे, जबकि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए कि वो हायर एजुकेशन में आ पाए। एक्सपेंशन हो नहीं रहा है पब्लिक फंडेड एजुकेशन का, 60% से ज्यादा प्राइवेट पहले से है। इसके आगे में सबसे जो जरूरी बात जो रह गई थी, जो मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ, जो चौंकाने वाली बात है और जिसको सुन के सब लोग मतलब समझ जाएंगे कि ये क्रक्स क्या है पूरे मामले का, वो है इसका स्ट्रक्चर। जिस तरह की पॉलिसी बनी है, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम का कि 2 लफ्ज में इसको आप समराइज कर सकते हैं। एक है सेंट्रलाइजेशन और दूसरा है डीरेगुलेशन, और दोनों आपस के बीच मतलब पूरा का पूरा जो है वो समझ सकते हैं पॉलिसी को हम। सेंट्रलाइजेशन की वजह से जिस तरह का आइडियोलॉजिकल कंट्रोल आएगा, जिस तरह से ये कि आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा कि आपको 4 साल का ही प्रोग्राम करना है, आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ही करना है, एनुअल सिस्टम आप नहीं कर सकते इवन इफ यू वांट, और आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं ला सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज में, देयर शैल बी नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, और भी कई ऐसी चीजें जो सेंट्रलाइजेशन का हिस्सा है। डीरेगुलेशन का हिस्सा ये है कि जिस तरह से आज के दिन यूजीसी जो नहीं रहेगी, जो खत्म कर दी जा रही है, स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करती है, सर्विस कंडीशंस ले डाउन करती है, क्वालिफिकेशंस ले डाउन करती है, किस तरह के कोर्सेज होंगे ले डाउन करती है, स्टूडेंट टीचर रेशो ले डाउन करती है, मिनिमम सैलरी ले डाउन करती है, फीस के ऊपर कंट्रोल ले डाउन करती है, स्टूडेंट टीचर रेशो, ये सब चीजें अब नहीं होंगी। अब आपके जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और कोई एफिलिएटिंग सिस्टम अलाउड नहीं है इसमें। आप हमारी यूनिवर्सिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, हम फेडरल यूनिवर्सिटी हैं, हमारे 80 टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स होंगे विद अ फ्यू कॉलेजेस मेंटेन बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, और बाकी हम सब ऑटोनोमस होंगे। ईच ऑफ अस इज गवर्न्ड बाय अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास 100% फ्रीडम है कि वो क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स रखें, क्या सर्विस कंडीशंस रखें, अलग अलग सैलरीज टीचर्स को दें, कोर्सेज में क्या पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें, स्टूडेंट्स की क्या फीस होगी, वो हर बीओजी तय करेगा। 3000 अगर 15,000 बीओजी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, 3 तरह की, एक रिसर्च वाले, एक रिसर्च और टीचिंग वाले, एक प्योरली टीचिंग वाले जैसे ज्यादातर कॉलेजेस होंगे, इन सब की बीओजीज में कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 2/3 जो है उसमें होंगे प्राइमरी फंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि सरकार तो प्राइमरी फंडिंग में अपना रोल नहीं देख रही है ना, तो कोई कॉर्पोरेट बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और सरकार के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और पब्लिक माइंडेड इंटेलेक्चुअल्स होंगे। हम समझ सकते हैं कि कौन ये इंटेलेक्चुअल्स होंगे, कौन इनको भेजेगा, जाहिर है सिर्फ तब तक शिक्षा आयोग ही होगा तो वही भेजेगा इनको, और वो आइडियोलॉजिकल जो इंटरवेंशन करेंगे कि क्या पढ़ाया जाएगा, आपकी हिस्ट्री में क्या रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, या हिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। और उनके साथ जो बड़े बड़े पूंजीवादी घरानों के जो प्राइमरी फंडर्स आएंगे,
ये इनकी एक जैसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस के एक तरफ से आपका जो अभी राइट विंग आइडियोलॉजिकल जबरदस्त जो प्रहार है हिंदू राष्ट्र की तरफ हमको ले जाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को खत्म करने के लिए, सेक्युलरिज्म को खत्म करने के लिए, सोशल जस्टिस को खत्म करने के लिए, मनुवादी में जाने के लिए, वो जो एक दबाव चल रहा है जाहिर है सबको, और जो प्रॉफिट के लिए हायर एजुकेशन का इस्तेमाल किया जाए, कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाए, ये दोनों की जो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये 2/3 आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वो होगा, और ये तय करेंगे कि 1/3 कॉलेज के अंदर से हैंड पिक कौन इनको टीचर्स या एम्प्लॉइज रखेंगे। अल्टीमेटली अगर वो खड़े भी हो जाते हैं कि इस टीचर को मत निकालिए नौकरी से, या इस डिपार्टमेंट को बंद मत कीजिए, अपनी जितनी ऊंची मत रखिए, तब भी वो 2/3 जो है वो 1/3 पे हावी रहेंगे। तो आपकी पूरी तरह से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है खत्म हो जाएगी। कौन सी क्वालिटी की बात आप कर रहे हैं? जब आप टीचर को एम्पावर नहीं करेंगे, वो अपना मुंह नहीं खोल सकता, वो इंडिपेंडेंटली सोच नहीं सकता, बात नहीं रख सकता, कॉज क्या बनेगा उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता, तो आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सवाल पूछना, ये सारी चीजें कैसे सिखाएंगे? और अगर वो नहीं सीखेगा तो इस एजुकेशन की कोई भी मायने नहीं है, कोई भी क्वालिटी नहीं है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, आपका माइंडसेट जो है वैसे ही रहेगा। ऊपर से इनको फ्रीडम है कि ऑनलाइन एजुकेशन, मूक्स, इन चीजों का इस्तेमाल करें। इस पे बड़ा चैप्टर है डिस्टेंस लर्निंग पे। मूक्स जो है वो डिस्टेंस लर्निंग से भी बुरे हैं, क्योंकि उसमें कोई पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट एनविसाज नहीं किया जाता है, जो डिस्टेंस लर्निंग में फिर भी होता है, जहाँ पे लेसन्स बांटे जाते हैं। तो इसमें पूरी तरह से आप एक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक नॉन फॉर्मल सिस्टम में भेज रहे हैं, जिसमें उनकी डूबियस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, उनकी क्रिटिकल एबिलिटी नहीं बढ़ेगी, और एक जो डेमोक्रेटिक स्पेस क्लासरूम का होगा और एक इंस्टीट्यूशन का होगा, जिसमें एक दूसरे से सीखते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर से सीखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी सीखते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, समाज को समझते हैं, वो खत्म कर देंगे। तो आज जिस तरह से JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी और पूरे देश से, जामिया से स्टूडेंट्स खड़े हो गए, एक एंटी नेशनल चेंज जो आप ला रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सिटीजनशिप लॉ में, और आज जो खड़े हो गए, तो कल को वो पॉसिबिलिटी भी नहीं रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को सोचने की, समझने की और अपनी बात रखने की जो कॉन्फिडेंस है वो चली जाएगी। तो ये जो बहुत बड़ी साजिश है, ये पूरा 100% प्राइवेटाइजेशन एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, एक ब्लो में जो हम इतने सालों से यूपीए सरकार से भी लड़ते आए और इस सरकार से भी लड़ते आए, जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ दोनों हमको ले जा रहे थे, ये सरकार का इसके साथ जो मिली भगत है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा करवा के, वायलेंस करवा के, ये सारी चीजें करवा के रेजिस्टेंस को डाइल्यूट करने की क्षमता इनमें है, जो पिछली सरकार में नहीं थी। तो जहां यूपीए सक्सेसफुल नहीं हुई थी न्यू लिबरल एजुकेशन लाने में, वो ये सरकार सक्सेसफुल अपने आप को देख रही है। तो इसी वजह से हमारी लड़ाई और ज्यादा मुश्किल और संगीन है। आम जनता को समझना है कि उनके बच्चे का भविष्य जो है, अगर हमारे मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो या किसी भी कास्ट के हो, आपकी ये एक्सक्लूजन पॉलिसी जो है, एक लफ्ज इसमें रिजर्वेशन के लिए नहीं है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि रिप्रेजेंटेशन होगा, मिनिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, 27% ओबीसी, जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है, लेकिन उतना भी इसमें कमिटमेंट नहीं है। एक कर्सरी वो है, ये है कि अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स, क्यों अभी तक हमारे हिंदुस्तान में ये लोग एजुकेशन सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं? इसका कोई विश्लेषण नहीं है इसमें, चाहे वो महिलाएं हो या आदिवासी हो या SC/ST हो या OBC हो, और जितने भी अलग अलग कुछ रीजन जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। तो इसमें आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स है कि हिंदुस्तान को वाकई में डेमोक्रेसी कैसे बनाया जाए, जो डॉक्टर राधाकृष्णन और हमारे जितने भी फाउंडिंग फादर्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये सोचा था कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन के थ्रू आप लोगों को एम्पावर करेंगे, सही मायने में धीरे धीरे आप डेमोक्रेसी बनेंगे, एक बहुत ही फ्यूडल सोसाइटी। वो चीज पूरी तरह से आप गिव अप कर रहे हैं और पब्लिक फंडेड एजुकेशन को आप हैंड ओवर कर रहे हैं ऐसी ताकतों के हाथ में, जो हमारे सिविलाइजेशन को भी डिस्ट्रॉय करेंगे और एजुकेशन को पूरी तरह से आम लोगों के हाथ से बाहर कर। मयंक, आपका सवाल। जी, मेरा सवाल अब जो है वो प्रोफेसर देवी से भी और अमरीश जी से भी, मैं दोनों से उनकी राय चाहूँगा। एक ऐलान ये भी, और हम जानते हैं कि वो किसका अपीजमेंट है, और मैं अपीजमेंट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सत्ता में जो पार्टी है उसने इसका बहुत जो है वो
दुरुपयोग किया है, तो मुझे लगा मैं उपयोग कर लूं। संस्कृत में प्राथमिक शिक्षा, अमरीश जी और गणेश देवी जी, आप दोनों का क्या कहना है इस पे? संस्कृत में प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और साथ में जोड़ दिया गया है, साथ में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा पर भी जोर रहेगा, यानी कि जो भाषाएं बोली जाती हैं इतने बड़े पैमाने पे उन पर साथ में भी जोर रहेगा कहा गया, लेकिन संस्कृत को सबसे पहले लिखा गया उसमें। तो इस पे आप दोनों का, पहले प्रोफेसर देवी आप ही बता दीजिए, पहले क्या लगता है आपको, क्या कहना है? आपकी आवाज नहीं है प्रोफेसर देवी, म्यूट पे हैं आप म्यूट पे हैं शायद। जी जी बोलिए जी। नहीं, म्यूट पहले अनम्यूट करें तो जी प्रोफेसर हो गया, आपको सुन पा रहे हैं हम लोग। हाँ, अमरीश सर बोलिए। एक मिनट। हमेशा इनका एक तरीका रहा है जी डीमोनेटाइजेशन जब किया जी तो उसके उद्देश्य रखे थे ब्लैक मनी आएगी और टेररिज्म कम होगा, और हम जानते हैं क्या हुआ। इस पॉलिसी का रूप बिल्कुल वही है। मैं संस्कृत भाषा के प्रति आदर और प्रेम रखता हूं, बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन हमें स्वीकारना चाहिए कि वो 8वीं या 9वीं सदी के बाद कभी भी लिविंग लैंग्वेज नहीं रही थी। जी जब हमारा अभी रिसेंटली चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट उभर आया, तो मैं सोच रहा था भाषा के एंगल से कि इस देश में कितने भारतीय जो चाइनीज जानते हैं। जी बहुत कम है। अभी के दुनिया के साथ काम करने के लिए अभी दुनिया की भाषा हमें जानना जरूरी है। इसलिए संस्कृत को स्वीकारना चाहिए। अगर अमेरिका में लैटिन भाषा कंपलसरी करे फर्स्ट स्टैंडर्ड से, तो जी। क्या अमेरिका और बड़ा देश और बड़ा होने वाला है? नहीं है। लेकिन संस्कृत ये ऑप्शन देने के पीछे एक हमारे भाषाई स्ट्रक्चर, भाषाई जो देश का पैटर्न है, उसकी तरफ देख के एक कारण मैं समझ सकता हूँ। वो ये है कि जहाँ हिंदी भाषिक विद्यार्थी होंगे वो अपनी जी। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी स्वीकारेंगे, सेकंड लैंग्वेज में या तो वो हायर हिंदी या तो संस्कृत ले लेंगे। अब संस्कृत पढ़ाते समय क्योंकि वो स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, डिस्कोर्स की लिविंग डिस्कोर्स की भाषा नहीं है, ग्रामर के जरिए पढ़ाई जाती है और उसमें स्कोर करना बड़ा आसान होता है। अगर हिंदी में 60 मार्क्स 100 में से मिलते हो तो संस्कृत में 100 में से 95 मार्क्स लाना भी संभव होता है हर किसी को। तो उससे जिनकी संस्कृत सेकंड लैंग्वेज है ऐसा क्लेम करने वालों की संख्या बढ़ेगी, जिसकी उर्दू सेकंड लैंग्वेज है ऐसा क्लेम करने वालों की संख्या घटेगी। बिल्कुल, दिस विल बी अ डिलीवरी इन द लैप ऑफ को बकरा बनाया जा रहा है, वास्ट नंबर ऑफ इनोसेंट यंग पीपल विक्टिम बनाया जा रहा है। ये उनकी तमन्ना नहीं होगी कि हिंदुत्व के लैब में पढ़े, उनकी तमन्ना होगी कि अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा व्यवसाय मिले। और इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि साथ साथ तमिल, कन्नड़, उसको भी हम प्राधान्य देंगे, तो वो कैसे संभव है अगर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। हालांकि इस समय मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे भार देना चाहिए था। मल्टीलिंगुअल सिटीज रिकॉग्नाइज करके उनके लिए अलग लिंग्विस्टिक पॉलिसी का प्रोविजन इसमें होना चाहिए था। ये पॉलिसी मैंने कहा कि एक पाइप ड्रीम जैसी एक बहुत बड़ा गुब्बारा हम कलरफुल हमारे सामने रखा गया है। ये जो 15 लाख देने की बात थी उसी तरह की पॉलिसी है। इसकी डिलीवरी कैपेसिटी बहुत कम है क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन करते समय इम्प्लीमेंटेशन में कितनी बहुत सारी कठिनाइयां है वो उसको अनदेखा किया गया है। आप सोचिए कि जिसकी मातृभाषा तुलु है कर्नाटक में, उसे तुलु में एजुकेशन मिलेगा, उसे कन्नड़ा भी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसे हिंदी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। द लैंग्वेज लोड इज अनबेरेबल फॉर ए यंग टेंडर माइंड।
और इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस पैदा होते हैं। हमारे यहाँ जो लोग सादा साबू आता है, वो प्रदेश का साबू हो तो उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि हमारे में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम दुनिया से बहुत कम निचले स्तर पे जी रहे हैं। वो निकालने का जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो इसमें नहीं है। इसमें यूनिवर्सल एजुकेशन जो साइंस के आधार पे है और यूनिवर्सल एक्सेस, ये दो इसके पोलर स्टार्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें प्रोफेसर की आवाज एक बार फिर से चली गई है आपका। और ये बहुत कम सिलेक्शन के लिए जगह रखी गई है, जैसे संस्कृत, उससे शायद आने वाले समय में मनुस्मृति को उजाला मिलेगा। खतरनाक पॉलिसी और जीने वाले मानव हो सकता है। इसलिए मैं ये पॉलिसी है ये भी नहीं, लेकिन ये मनीषा है, तमन्ना है आरएसएस की और भाजपा की, ज्यादा रिक्रूट बने। कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द टीचर कम्युनिटी, absolute no sensitivity to higher education faculty, and there is a very badly concealed intention of using the student population as a political force. इसलिए इससे विरोध करना जरूरी है। सौम्य, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी अमरीश सर, आज आपका लेख भी पढ़ा था सुबह, तो आपने जो ऑनलाइन एजुकेशन है और जो वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग क्लास 6 के बाद जो मिलने लगेगी, या जो ऑनलाइन शिक्षा पे इतना जोर डाला गया है, उन दोनों चीज़ों पे आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें कही थी। मैं एक तो वो आपसे जानना चाहूँगी और दूसरा ये भी जानना चाहूँगी कि कहीं क्या ये वोकेशनल ट्रेनिंग वो जो कास्ट और ऑक्यूपेशन वाला क्वेश्चन है उस तक वापस लेके जाने का भी तरीका है? क्योंकि अभी प्रोफेसर नंदिता ने भी और प्रोफेसर गणेश ने भी दोनों ने कहा कि ये आइडियोलॉजिकल जो संघ का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है उसके ऊपर वर्क हो रहा है। तो मैं अमरीश सर, क्योंकि आप प्राइमरी शिक्षा में काम करते हैं, मैं इन चीजों पे जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, एक तो मैं इसको थोड़ा सा जोड़ता हूँ, ये अचानक से क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन को प्रपोज नहीं किया गया। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था और 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए का मौलिक अधिकार दिया गया था, उस समय हम लोगों ने इस बात को उठाया था कि जो CLPRA है, जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशनरी एक्ट है, उसमें संशोधन किया जाए और 14 साल तक के बच्चों को चाइल्ड लेबर के रूप में काम करने पर रोक लगाई जाए पूरी तरह, और उन बच्चों की जगह खेत खलिहान और कारखाने नहीं है, उनकी जगह स्कूल होनी चाहिए। और इस तरह से और कानून ने कहा था कि वो नेबरहुड स्कूल बनाएंगे, बच्चों के नजदीक में स्कूल बनाएंगे। तो हम CLPRA को राइट टू एजुकेशन के साथ इन ट्यून करना चाहते थे कि 14 साल, और जैसे जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे CLPRA में भी अमेंडमेंट हो, और इस पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे कानून आने के बाद भी स्कूलों से बाहर हैं और 10 करोड़ बच्चे इस देश में अभी भी चाइल्ड लेबर हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी। तो हम लोगों ने सोचा था कि चाइल्ड लेबर पर रोक लगाई जाए और बच्चों को स्कूल में लाया जाए और स्कूल उनके नजदीक में मुहैया कराया जाए, जो कानून ने कहा। लेकिन इस सरकार ने CLPRA में एक वो जो अमेंडमेंट की बात चल रही थी उसको बदल दिया, और इन्होंने कहा कि फैमिली इंटरप्राइजेज और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 14 साल के नीचे के बच्चों को भी अनुमति दे दी जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि ये जो लाया गया है ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है, क्योंकि आपने ठीक कहा कि फिर से पुश्तैनी कामों में बच्चों को ले जाना है और पूरे कास्ट हायरार्की को बचा के रखना है, और वो शिक्षा के जरिए ये पूरा करना चाहते हैं। अब 6 साल, कक्षा 6 का जो बच्चा है उसकी उम्र 12 साल है। अब 12 साल के बच्चे को अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, और जिस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं और लोगों गरीबी बढ़ती चली जा रही है और हमारी इकोनॉमी एकदम
कोलैप्स कर रही है, बल्कि जीडपी की ग्रोथ माइनस में जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में लोग जब 6 से क्लास 6 से 12 साल की उम्र से वोकेशनल ट्रेनिंग आप उनके बच्चों को देंगे, तो वो 8वीं पास करते करते उनको लेबर मार्केट में भेज देंगे। और यही आप चाहते हैं, ताकि बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ CLPRA का जो अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि 14 साल से नीचे के बच्चों को काम के लिए अलाउ कर दिया गया इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फैमिली इंटरप्राइजेज में, वो उसी का एक्सटेंशन है। और ये इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और नहीं हो सकती कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि हम हमेशा ये मांग करते रहे कि 15 साल के बाद उम्र के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग अगर दी जाए, सेकेंडरी एजुकेशन से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, तो कोई बात हो सकती है। 8वीं तक कम से कम बच्चों को स्कूल में रहना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए, खेलकूद करना चाहिए, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाने चाहिए, बजाय इसके कि उनको काम की ट्रेनिंग दे जाए। तो एक खतरा ये है कि बच्चों की शिक्षा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और बहुत सारे बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर के रूप में चले जाएंगे और 8वीं के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाएंगे। इस वोकेशनल ट्रेनिंग का ये एक खतरनाक पहलू है। दूसरी तो आपने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की है, तो ये एक बहुत बड़ा, इस पूरे कोरोना पीरियड में हमने इसका नंगा स्वरूप देखा कि सरकार जो है वो ये जब स्कूल बंद है और बच्चे अपने घरों में हैं और बहुत सारे स्ट्रेस में चल रहे हैं, और खासतौर से लड़कियां भी बहुत स्ट्रेस में है, और ये खतरा है कि 25% बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की शिक्षा जो है वो डिसकंटिन्यू हो सकती है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिजेस के बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बच्चों को इंगेज रखने का और उनकी लर्निंग के साथ उनको जोड़े रखने का, एग्जाम और कोर्स कंप्लीशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके लर्निंग एंगेजमेंट का ऑफलाइन क्या प्रोग्राम हो सकता है, इस पर जोर देने के बजाय सरकार ऑनलाइन एजुकेशन को पुश कर रही है। और ये प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा टूल ऑनलाइन एजुकेशन साबित होने जा रहा है। ये हायर एजुकेशन में तो पहले से इसकी चर्चा चल रही थी, क्योंकि अभी देखिए, अभी बात ये हुई है कि पहले ICT और टेक्नोलॉजी को एक जरिया, एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करने की बात थी। अब आप शिक्षा का माध्यम इसको बनाने जा रहे हैं, तो एजेंसी चेंज होने का खतरा बन रहा है कि क्योंकि पहले शिक्षाविद और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, प्रैक्टिशनर्स, वो एजेंसी हुआ करते थे नॉलेज के, शिक्षा के। अब टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो पाठ्यक्रम बना रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि रोटरी क्लब NCERT के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहा है और वो डिजिटल पाठ्यक्रम, डिजिटल प्रोग्रामिंग बच्चों के लिए बना रहा है। तो ये मार्केट ड्रिवन एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है कंटेंट को भी। इसलिए शिक्षा का जो बेसिक रोल है, सोशल रोल है, जो सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने का या ट्रांसफॉर्मेटिव रोल है, उसकी तरफ से हटा करके शिक्षा को एक टेक्नोलॉजी और मार्केट ड्रिवन बनाने की कोशिश हो रही है। और हमारे देश में ऑनलाइन का जो इंटरनेट ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, लैपटॉप, कंप्यूटर ले, इस सारे का एक्सेस जो है, ऑनलाइन एक्सेस केवल 27% है, उससे ज्यादा नहीं है। ये NSS का 2017-18 का सर्वे है। और एक्सेस आप जानते हैं कैसे देखा जाता है। अगर आपके मोहल्ले में साइबर कैफे है या आपके अपार्टमेंट में किसी के पास कोई कनेक्शन है वाईफाई का, तो मान लिया जाएगा कि आप एक्सेस में आ गए, उसके दायरे में आ गए, और इस तरह से एक्सेस को देखा जाता है। तो 70% से ज्यादा बच्चे हैं, 75% बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन का कोई एक्सेस नहीं है। और अगर आपने टीचर और स्कूल के को ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए रिप्लेस करने की कोशिश की और ऑनलाइन एजुकेशन को परमानेंट सोल्यूशन बना लिया, शिक्षा का माध्यम बना लिया, तो फिर एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड हमारे देश में क्रिएट होगा। पहले से ही हमारी शिक्षा बहुत ही भेदभावपूर्ण है, बहुत ही अनइक्वल एजुकेशन, हाईली अनइक्वल सिस्टम है हमारे पास। इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से यहाँ स्कूल खड़े किए गए हैं, तो ये और बहुत सारे लोगों को ये पूरा सिस्टम ही शिक्षा के दायरे से बाहर कर देता है, जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और लड़कियां हैं जिनको बड़े पैमाने पर पुश आउट कर दिया जाता है। और इस ऑनलाइन एजुकेशन से और एक बहुत बड़ा विभाजनकारी दृश्य खड़ा होगा और हमारे बच्चे जो किसी तरह राइट टू एजुकेशन आने के बाद किसी तरह इनरोलमेंट बढ़ा था और स्कूलों तक पहुंचे थे, वो फिर से धकेल दिए जाएंगे स्कूल के बाहर।
ऑनलाइन एजुकेशन ये इतना खतरनाक मामला है। और फिर जो शिक्षा का जो व्यापक रोल है, उस रोल को भी ये ऑनलाइन एजुकेशन खत्म कर रहा है। भारत जैसे देश में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल कंपटीशन, जैसे अभी एक बात आई कि अंग्रेजी नहीं होगा तो ग्लोबली कैसे कनेक्ट करेंगे। मैं कहता हूं कि आप दूसरे देशों में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, फ्रांस में जाइए, दूसरे और देशों में जाइए, वहां कहाँ अंग्रेजी लोग इतना ज्यादा, अंग्रेजी कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है, उनके जो दुभाषीय है वो उसको करते हैं। उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस डेवलप की है और सारा साइंस और टेक्नोलॉजी सारा कुछ उन्होंने ट्रांसलेट किया है अपनी लैंग्वेजेस में। और लैंग्वेज आदमी को इंपावर करती है। किसी भी देश की भाषा जो है, वो चाहे लोकल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, वो भाषाएं जो है, लिंक लैंग्वेज है, वो भाषाएं लोगों को इंपावर करती है। तो अगर भारत को इंपावर करना है तो उसको अपनी भाषाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। अमरीश जी बहुत सही कह रहे हैं। मेरा ये लगता है जी, लेकिन मैं अमरीश जी जो बात मैं कह रहा था, ये प्रोफेसर देवी, अमरीश जी, आप दोनों के लिए मैं सिर्फ इतना कह रहा था उस समय कि चूंकि आप प्राइवेट स्कूल्स को अलाउ करोगे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी में शिक्षा देने के लिए, एक आप जो सरकारी स्कूल है वहाँ भारतीय भाषा में शिक्षा देंगे, और आपकी जो पॉलिसी आती है, चाहे वो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या कुछ भी, उसमें कहीं भी ये बात नहीं है कि उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका अनुवाद भारतीय भाषाओं में कराया जाएगा। जब तक उच्च शिक्षा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं होती, इस बात हम कौन सा ज्ञान और कौन सा एम्पावरमेंट हासिल कर लेंगे भारतीय भाषाओं में स्कूल की पढ़ाई करके। मयंक जी, ये इन्होंने जो ट्रांसलेशन, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की हालत बना के रखी है, सूरत बना के रखी है, उस पर से ये अंदाज आता है कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान निर्मित हो और ट्रांसलेशन के जरिए ज्ञान का संचय हो, इसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि यूनिवर्सिटी का जिस ढंग से इन्होंने इमेजिनेशन किया है के लिए जो अच्छी ज्ञान निर्मित कर सके, जगह नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को केवल एक ही आशा है इस पॉलिसी से, यह है कि अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करे तो कुछ सालों के बाद उन्हें ऐसी व्यक्ति मिलेगी जो पढ़ी लिखी है और जो एजुकेशन मिनिस्टर बन सकती है, क्योंकि आज तक उन्हें पढ़े लिखे एजुकेशन मिनिस्टर नहीं मिल पाए। मैं इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं इसमें निजी अनुभव साझा करना चाहता हूं, और क्योंकि इस पे बहुत गंभीर विमर्श की जरूरत है। मैं एक शहर से निकला, लखनऊ जैसे, और मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई जो है वो हिंदी माध्यम से की। मेरे साथ क्या हुआ, जब ग्रेजुएशन करने के बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया, और दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहता था, वहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन केवल अंग्रेजी में होता था, और मैं उस समय तैयार नहीं था उस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। ये कहिए मेरे जैसे लाखों छात्र रहे होंगे जो उसके पहले हिंदी में या किसी और भारतीय भाषा में पढ़ाई करके आए होंगे, और वो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को निकाल ही नहीं सकते थे। तो पहला कि सारी प्रवेश परीक्षाएं जितनी भी विश्वविद्यालय है, क्या वो भारतीय भाषाओं में होंगी? नहीं होंगी तो छोटे शहर के और सरकारी स्कूलों के छात्रों का क्या होगा? एक दूसरी बात, क्योंकि अदरवाइज वो फिर वही ह्यूमैनिटीज लेंगे, वो हिंदी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, और उसके अलावा उनके पास विकल्प नहीं होंगे। दूसरी बात, अनुवाद की जो स्थिति है प्रोफेसर, वो इन्होंने जो बनाई वो तो है, लेकिन उसके पहले भी ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले गणित का या विज्ञान का या किसी और विषय का कोई हिंदी अनुवाद जो है, या तमिल अनुवाद, तमिल में शायद फिर भी हो, लेकिन और भारतीय भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हो जाता हो, ऐसा तो पहले भी नहीं था। तो जब तक या तो इस स्थिति पे आप काम करें, और अमरीश जी, जब हमने ये बात कही कि हम ये बात कहते हैं कि रूस या जापान या फ्रांस वो अपनी भाषाओं में गर्व करते हैं, बरतते भी हैं उनको, लेकिन वहाँ अनुवाद उपलब्ध है ना उन भाषाओं में। मैं कहाँ जाऊँगा पढ़ने के लिए? मैं कहाँ जाके पढ़ूंगा? मैं शुभ्रिस्कर की थ्योरम कहाँ पढ़ लूंगा हिंदी में? कौन मुझे पढ़ाएगा? तो ये भी तो एक सवाल है बड़ा। और ये सवाल रामानुजन भी फेस कर रहे थे और हम भी फेस कर रहे हैं कि अंग्रेजी जो है उसके बिना हम कैसे गणित पढ़ेंगे। इसमें मैं समझता हूं कि प्रोफेसर गणेश देवी बहुत अच्छी रोशनी डालेंगे। एक बात मैं इसमें जरूर कहना चाहता हूं कि ये भाषा का, देखिए, ये पूरा एक कॉलोनियल माइंडसेट जो है, ये अंग्रेजी को एक माध्यम बना के रखा जा रहा है
ताकि एक डिवीजन क्रिएट, और ये भी बना के रख रहे हैं, माने हम तो देख रहे हैं कि जो लोग अपने को हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करते थे वो या तो अंग्रेजी को के सामने सर झुकाते हैं और या फिर हिंदी को थोपने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा कि पिछला जो ड्राफ्ट था उसमें जिस तरह से हिंदी को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, तमिलनाडु में एक बड़ा विरोध हुआ और इनको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि ये उसका वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। तो इसलिए बात सिर्फ ये है कि हमारे देश में बहुत सारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उनको समान रूप से जगह मिलनी चाहिए और वो शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकती है अगर आप उसकी जगह देते। नहीं, मैं आपसे और ये बात सहमत हूँ इस बिल्कुल बारे सही में, है। अमरीश जी, मैं आपसे इस बारे में सहमत हूँ, पर भाषा की समृद्धि, जितना ज्ञान उस भाषा में उपलब्ध होगा उससे ही होगी ना, तो जितना अनुवाद होगा उतना समृद्ध होगी भाषा हमारी। बिल्कुल, लेकिन ये असल में इस्टेब्लिश ये कर दिया है कि अंग्रेजी जो है वो ज्ञान के समतुल्य है। माने नॉलेज, अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो आपके पास नॉलेज नहीं है, चाहे आपको कितना भी गहरा ज्ञान विषय का क्यों ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिश कर दिया है और ये बहुत ही खतरनाक है। मैं तो और परीक्षा नहीं दे पाया अमरीश जी, मैं नाम ले लेता हूँ, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की परीक्षा नहीं निकाल पाया, AJK MCRC की, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी और वो केवल अंग्रेजी में ही होती थी। अब बताइए मैं इसका क्या करूं? मतलब मैं नहीं पढ़ पाया, वहां पढ़ना चाहता था मैं। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं बदलती हैं तब तक हम मातृभाषा का क्या करेंगे, सवाल ये है। मैं आपको इसका थोड़ा गंभीरता से जवाब देता हूँ, संक्षिप्त में देता हूँ क्योंकि समय कम है। ट्रांसलेशन मिशन की जो स्थापना हुई उसके बाद ट्रांसलेशन मिशन को कम से कम, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन NTM, कम से कम 1000 किताबें ट्रांसलेट करना था भारतीय भाषाओं में। वो नहीं हुआ है क्योंकि उस मिशन के लिए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करने में भी ये भूल जाते थे। दूसरी बात, जो लैंग्वेजेस ऑफ ट्राइबल्स और नोमैडिक कम्युनिटीज है उनकी संख्या, उन लोगों की संख्या बड़ी है, जैसे पारधी हो, सांसी हो, बंजारा हो, उनके लिए इस देश में एक भी नेशनल सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ दोज लैंग्वेजेस नहीं है और उनमें भी ज्ञान होता है। लेकिन अगर इन भाषाओं में कम से कम फर्स्ट डिग्री लेवल तक के सभी किताब जरूरी अंग्रेजी से अपनी भाषा में ट्रांसलेट होते तो बच्चे बड़े आसानी से पढ़ सकते थे और कुछ ओरिजिनल थिंकिंग कर सकते थे। लेकिन ये नहीं हुआ है, बहुत दुर्भाग्य है। और जिस दुनिया में 800 में से 130-135 करोड़ इस देश में हो और उसमें से भी करीबन 30 या 25 या 30 करोड़ पढ़ाई के काम में लगे हैं, उनके लिए व्यवस्था ना होती हो तो ये जो पॉलिसी में शब्द बोले गए हैं उसका एक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं लग रहा है। ये बात बड़ी स्पष्ट है, आपकी बात सही है मयंक जी, कि अनुवाद को बहुत बड़ा प्रोत्साहन चालना, अनुवाद के लिए कोई अलग से 10-12 यूनिवर्सिटीज निकालनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ है और वो हमें हमेशा परेशान करता रहेगा, कॉलोनियल मेंटालिटी में रखता ही रहेगा। जी सौम्या, आप कुछ कह रहे थे? जी, मेरा ये थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चन है और हो सकता है दर्शक कुछ इस पे गुस्सा हो, पर जो हम लोग का जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही थी तो भारतीय शिक्षण मंडल और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास SSUN और BSM इन लोगों से फीडबैक लिए गए और इनकी 40 सेमिनार ऑर्गेनाइज हुई, 6000 एकेडमिशियंस जो इनके अमंग्स में से थे, इन लोग से बात की गई। दूसरा जो मतलब इसी का एक कंटिन्यूएशन है कि RSS की जो ब्रॉड थीम है जो वो एजुकेशन के लिए मानते हैं, वो कहते हैं कि एजुकेशन का दो उद्देश्य है। एक तो इंडिया की नेशनल वैल्यूज, जो हमारे नैतिक वैल्यूज हैं, सिस्टम है, उनको बढ़ाना और स्टूडेंट्स का कैरेक्टर बिल्डिंग करना। इससे रिलेटेड एक है कि बाल भवन स्थापित किए जाएंगे। बाल भवन वो होंगे जो स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल होंगे जिनमें आर्ट रिलेटेड, प्ले रिलेटेड, करियर रिलेटेड चीजें होंगी। तो मेरा लीडिंग क्वेश्चन इस पे ये है कि क्या कहीं ना कहीं एक शाखा के सेंस का निकल के आ रहा है, और ये हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ यहाँ पे, पर मुझे जब मैंने वो बाल केंद्र का सुना और मैंने सुना कि ये इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट किया गया,
तो मुझे बार बार यही याद है कि वो कैरेक्टर बिल्डिंग और वैल्यूज पे जो फोकस है आरएसएस का, और वो शाखा का जो कॉन्सेप्ट है उस पे काम है। तो आप लोग प्रोफेसर नंदिता, आपको सौम्या बहुत ऑर्गेनाइजर पढ़ रही है आजकल। बिल्कुल, आपने एकदम सही इसमें टिप्पणी की है। जी। और ये चीज जो पहले से ही चल रही है, जिस तरह से बहुत सारे स्कूलों को चला रही है आरएसएस, और जब ये वैल्यूज की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें सेक्युलरिज्म एक बहुत अहम एक हिस्सा है उसका, और सोशल जस्टिस, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पूरा इनकी जो थिंकिंग है वो अभी भी उस ब्राह्मणवाद जो एक मतलब एक मेंटालिटी जो है उसमें फंसी हुई है। और इनके कितने सारे जो प्रोनाउंसमेंट्स औरतों को लेके, महिलाओं को लेके, कि एक उनका एक स्टीरियोटाइप रोल होना चाहिए, सिर्फ उनको बच्चे पैदा करना है, घर देखभाल करनी है, किचन देखना है, ये सारी बातें जो इनके लीडर लोग हमेशा करते हैं। तो ये जो बहुत ही रिग्रेसिव थिंकिंग है और अनसाइंटिफिक थिंकिंग है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, और ये बहुत ही घातक, ऑलरेडी शुरू हो गया है, कई सालों से चल रहा है ये। तो ये एक तरह से सरकार में रह के इन चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं। गुजरात में रह के इन्होंने ये प्रयोगशाला बना के वहां भी यंग मतलब बच्चों को ही इतना इस तरह से गलत रिग्रेसिव थिंकिंग में जो डाला, तभी जाके इस तरह के हॉरेंडस वायलेंस हो पाई 2002 में। नहीं तो कोई सोच नहीं सकता है कि इस तरह के वायलेंस अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिस तरह से, और कौन करेगा ये? टीचर्स ट्रेनिंग में ये इस तरह के लोग मौजूद है। जितना भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसमें प्राइवेट बॉडीज के तौर पे इसी तरह के काफी तत्व आए हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी एक इंटरवेंशन कर चुके हैं, और ये उसको पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये टेक्स्ट बुक्स में जो अभी चेंजेस आए, इससे हमें बहुत अच्छा इंडिकेशन मिलता है कि अभी कहते हैं कि पैंडेमिक की वजह से कोर्स हमें पूरा करना है, सिलेबस को कर्टेल करना है। इतनी जल्दी इन्होंने इतने सारे चेंजेस कर दिए और कहा कि 1500 हमें सजेशंस मिले हैं। इतनी जल्दी कैसे मिले, किसने दिए? हम लोगों से पूछा भी नहीं गया, आम लोगों से। और आप देखिए कि किस तरह के चेंजेस आए हैं। एक तो साइंस को लेके बहुत सारे चेंजेस आए हैं, थियरी ऑफ एवोल्यूशन को लेके आए हैं, बड़े बड़े डैम जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है उसको लेके आए हैं, कि पीपल्स मूवमेंट्स जो हैं ऐसे कि किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इकोलॉजी को लेके जो पीपल्स मूवमेंट्स हैं उन सबको काट दिया है। पैंडेमिक के जमाने में आप इतनी चीजें जो साइंटिफिक थिंकिंग के लिए जरूरी है वो खत्म कर रहे हैं ऑन वन हैंड। दूसरा, सिटीजनशिप को लेके, सेक्युलरिज्म को लेके, सोशल जस्टिस को लेके, फ्रीडम मूवमेंट को लेके, ये सारे जो इन्होंने डिलीशंस किए हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो सिटीजनशिप लॉ में अमेंडमेंट चाह रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसके खिलाफ इतना बड़ा विरोध हुआ, उस चीज को ध्यान में रख के अभी से स्टूडेंट्स को इन चीजों से दूर करना चाहते हैं, कि इनको समझ ही ना रहे इन बातों में, जो सोशल साइंस के जो इसेंशियल टॉपिक्स जो डेली होने चाहिए। और तो इसमें ये नहीं लगता है कि कोई बहुत, अब ये बहुत सोची समझी चाल है, और कई दिनों से ये प्लान हो रहा था, और पैंडेमिक में इनको बहुत अच्छा मौका मिल गया। तो आप बिल्कुल सही इसमें कह रही है, हम लोग को इन प्रपोजल्स को बहुत ही विजिलेंस के साथ देखना चाहिए, और समझना चाहिए कि एक्चुअल जो एजेंडा है वो बहुत हिडन नहीं है, वो एजेंडा वो ओपन है काफी, वो क्या चल रहा है। और हर जगह लैटरल एंट्री है ना, शिक्षा मित्र है, पुलिस मित्र है, ब्यूरोक्रेसी में आप लैटरल एंट्री कर रहे हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी में लैटरल एंट्री कर रहे हैं। तो ये कौन लोग हर जगह भरे जा रहे हैं? जो वायलेंस हुई है यूपी में और कई जगह यहाँ भी, तो पुलिस के साथ साथ ये कौन लोग हैं जो वर्दी नहीं पहने हैं और जो इतने ज्यादा वायलेंस को लीड कर रहे हैं? तो इस चीज से हम लोगों को डरना चाहिए, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है हर जगह। ये चीज हमारे एजुकेशन सेक्टर में ऑलरेडी हो चुका है, और ज्यादा इस तरह से इस पॉलिसी के थ्रू इसको और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। प्रोफेसर नंदिता, मेरा भी आपसे ही एक सवाल और है। ये सवाल शुरुआत से मेरे जहन में था कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको मैंने पढ़ा। अध्यापन का काम जो लोग कर रहे हैं, जिन पे सब कुछ निर्भर करेगा अंततः, उनके लिए तो इसमें कुछ खास है ही नहीं। उनके लिए मतलब ना तो, क्योंकि लंबे समय से हजारों नौजवान टीचर्स जो है वो पूरे देश भर की यूनिवर्सिटीज में वो एडहॉक पर पढ़ा रहे हैं, जो आज तक परमानेंट नहीं हुए हैं। ठीक है, संविदा नियुक्तियां ही चल रही हैं लगातार, और उसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर से लेके उनके सिलेक्शन के प्रोसेस तक। और अब ये जो अचानक एक फैसला आया है
कि एमफिल करना जरूरी नहीं होगा, तो क्या ये अपनी ओर के लोगों को एक आसान मौका देने की कोशिश है कि बिल्कुल। जिसकी सीधे जो है आप देखिए कि आप जी अंडर क्वालिफाइड लोगों को थोड़ी सी तनख्वाह कम करके, कई सारे एड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं जी कि आप अगर ये क्वालिफिकेशन मीट नहीं करते हैं तब भी हम आपको एक कंसोलिडेटेड सैलरी थोड़ी सी कम करके आपको दे के अंदर ले सकते हैं। तो ये जो लैटरल एंट्री चल रही है अंडर क्वालिफाइड लोगों के लिए, मेडिकल काउंसिल में भी ये जो चेंजेस लाए गए तो इस पे बहुत बड़ा विरोध हुआ था कि आप अनक्वालिफाइड लोगों को डॉक्टर्स की डिग्री दे के लाना चाहते हैं। इस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी एमफिल को डिवैल्यू आप कर रहे हैं। और किस तरह से जो मतलब हमारे जो लोग पहले से इतने फंसे हुए हैं जिनकी जॉब रेगुलर नहीं हुई है, उनके फ्यूचर पे भी सवाल है। और आपके स्टूडेंट टीचर रेशियो में अगर आप टीचर्स को कम कर देंगे, निकाल देंगे, या उनको ना आप उनकी नौकरी पक्की करने के लिए कोई बात है, बल्कि आगे कहते हैं कि 5 साल का प्रोबेशन होगा और टेन्योर ट्रैक होगा, तो ये तो बहुत ही मतलब जैसे प्रिकेरियस कंडीशन में पहले से चल रहे हैं उसको और ज्यादा प्रिकेरियस बनाने वाली बात है। कैसे आप टैलेंट अट्रैक्ट करेंगे, रिटेन करेंगे? लोगों को प्रमोशन कितने सालों से नहीं मिला है वो बात आप नहीं देख रहे हैं, पेंशन बंद पड़ा हुआ है। तो टीचर्स के लिए सर्विस कंडीशंस आप और बदतर अगर बनाएंगे तो क्यों कोई टैलेंटेड टीचर्स यहाँ पे इस प्रोफेशन में आएंगे, और किस तरह की क्वालिटी फिर हम अपने स्टूडेंट्स को दे पाएंगे? तो ये सारे सवाल हैं पूछने वाले कि पूरा हमारा एजुकेशन का जो चीजें जरूरी हैं वो नहीं की जा रही हैं, और बिल्कुल उल्टा इसको आप एक प्लेटर में दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर, वो भी एक खास कॉर्पोरेट जो फेवरेट घराने हैं इनके, उनको दिया जा रहा है कि आप अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाइए और क्वालिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, एक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, इक्विटी से लेना देना नहीं है, क्वालिटी से लेना देना नहीं। जी सौम्या, आप कुछ पूछ रही थी। तो क्योंकि हम लोग एंड की तरफ जा जी। रहे हैं, तो मैं एक प्रोफेसर देवी आपसे, क्योंकि ये थीम बार बार आई है आप लोग के आंसर्स में भी, कि आइडियोलॉजी का क्या रोल है, जो ये फिलॉसफी है इस एजुकेशन पॉलिसी की या नॉन एजुकेशन पॉलिसी की, जो भी कह सकते हैं इसको, वो फिलॉसफी क्या है? क्या वो फिलॉसफी बोरोड है आरएसएस के आइडियाज से? क्या उसमें कैपिटलिज्म का या न्यूलिबरलिज्म का रोल है? मतलब एग्जैक्टली ये फिलॉसफी क्या है इस एजुकेशन की? हमको स्ट्रक्चर समझ में आता है, पर इसके पीछे का कारण क्या है, विजन क्या है? मैं कोशिश करता हूँ। ये अगर कोहेरेंट फिलोसफी होती तो उसे उस फिलोसफी शब्द से हम डिस्क्राइब भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं है। इनकी अपनी परंपरा की एक बनी बनाई कल्पना है, और वो हिस्टोरिकल ट्रूथ से मिलती जुलती नहीं है। और इससे उसी चश्मे से, उसी स्पेक्टेकल से देखने से इनको जो सामाजिक वास्तव है वो ठीक ढंग से ध्यान में नहीं आता है। आपने पहला सवाल पूछा था कि ये क्या भारतीय संस्कृति वगैरह, तो भारतीय संस्कृति तो इनसे बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी परंपरा है, और उसमें सबसे अहम बात कही गई थी, सा विद्या या विमुक्त है, जिसे नॉलेज है वो फ्री बनेगा। इस पॉलिसी में फ्रीडम बढ़ाने की बात नहीं है, फ्रीडम कम करने की बात है। अगर इंडियन सभ्यता के नजर से देखे तो ये तो सभ्यता के खिलाफ जाने वाली पॉलिसी है। लेकिन मैं असली मुद्दे पे आता हूँ। हमारे देश के नॉलेज परंपरा में, ज्ञान परंपरा में दो बड़ी जख्में हुई थी। पहली थी कास्ट सिस्टम, एक विशिष्ट कास्ट कम्युनिटी में नहीं थे, नॉलेज उनको ट्रांजैक्शन से बाहर रखा गया। ये बहुत बड़ा एक आघात था, और ज्ञान परंपरा ये कई सदियों तक चला। और दूसरा कॉलोनियलिज्म ने हमें अपना खुद का ही एक पेल इमिटेशन बना दिया था, या तो पश्चिम का इमिटेशन बना दिया था। अब ये दोनों में से हेलो, देवी का जो है वो नेटवर्क का इशू कुछ हो रहा है।
हाँ एक्चुअली जी जी सौम्य आप जी वो नहीं हुआ है इस पॉलिसी में। और दूसरी बात कि जो कास्ट को एजुकेशन में लाने के बजाय इस ढंग से इसमें रचना की गई है कि बहुत सारे आदिवासी, नोमैड्स, शेड्यूल कास्ट और देहात से आने वाले पूरे एजुकेशन पिरामिड के बहुत दूर, बहुत बाहर ही रहेंगे। इसलिए दोनों जख्में बुझाने में ये पॉलिसी न कामयाब होगी, ये लग रहा है मुझे। और इसलिए ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी पूरी हो तो भी इसका उतना फायदा हमें नहीं होगा जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया था कि सबके लिए स्टेट प्रावधान करेगा। यूनिवर्सल एजुकेशन का जो एक ग्लोबली वो हमें मिलेगा, ऐसे नहीं है। और इस तरह की जनता अगर हम रखें जो एजुकेशन से दूर है, तो देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए वो एक भयावह स्थिति बनेगी। इसलिए इस पॉलिसी को सुधर के ही हम स्वीकार सकते हैं। इस हालत में, इस सूरत में ये पॉलिसी स्वीकारना ये बहुत गंभीर गलती हो सकती है हमारे देश के लिए और खास करके आने वाले पीढ़ियों के लिए। जी अमरीश सर, आपका आपको अगर इस पे कुछ कहना हो। देखिए, एक तो ये है कि ये जो पॉलिसी है, ये तो हम सब जानते हैं कि पॉलिसी के जरिए बहुत शिक्षा को कंट्रोल करने की कोशिश रही है। और रूलिंग पार्टी का तो ये बीजेपी और इनके जो लोग हैं वो शिक्षा को एक बड़ा जरिया मानते हैं अपने काम का, और उसके जरिए कंट्रोल करने की भी बात होती है। इस पॉलिसी में असल में एक जो मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक बात लगी कि हमारे देश में जो प्रोफेसर देवी ने कहा कि दो तरह से हमारे देश में शिक्षा का डिस्कोर्स बढ़ा है। एक तो एंटी कास्ट स्ट्रगल और दूसरा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। ये दो जो संघर्ष रहे हैं, इन्होंने शिक्षा के डिस्कोर्स को हमारे देश में बढ़ाया है। ज्योतिबा फूले से, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख से शुरू कीजिए, जो एंटी कास्ट स्ट्रगल का जो एक पहलू रहा है शिक्षा के डिस्कोर्स को बढ़ाने के लिए और उसको अधिकार के रूप में देखने के लिए, शिक्षा एक अधिकार है उसको देखने के लिए। और फिर बाद में जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के से जो डिस्कोर्सेज निकले, जो रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सब लोगों ने शिक्षा के, मौलाना आजाद, सर सैयद साहब, जाकिर हुसैन, इन सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो ये जो शिक्षा का डिस्कोर्स उभरा है, उसमें एक तो पहलू रहा है कि शिक्षा डाइवर्सिटी को, या कोठारी कमीशन के अंदर भी जेपी नायक और कोठारी कमीशन की जो समझ थी, उसने भी शिक्षा को एक इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा जरिया के रूप में देखा है और राइट बेस्ड अप्रोच डेवलप किया है। शिक्षा एक अधिकार है और एक इंक्लूसिव जरिया है और एक एलियन सोसाइटी बनाने का और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसका डाइल्यूजन इस पॉलिसी के अंदर हम देखते हैं। हमारा जो शिक्षा का जो इवोल्यूशन है, जो सोसाइटी का जो संघर्ष रहा है और जो हमारे देश की मूल भावना है एकता की, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैल्यूज और स्पिरिट में रिफ्लेक्ट होता है, जो शिक्षा में हम ला करके एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं मजबूत, वो उसका डाइल्यूजन इसमें दिखाई दे रहा है। और अगर उसका डाइल्यूजन होगा, एक तो मौलिक अधिकारों का भी डाइल्यूजन है इसमें, शिक्षा का जो एक अधिकार है, तो अधिकार से हट गई है ये पॉलिसी। अधिकार को मजबूत करना, उसको आगे बढ़ाना, उसका दायरा बढ़ाना, उसके लिए रिसोर्सेज देना, उससे इसने अपने को अलग कर लिया है। और इसीलिए ये प्राइवेटाइजेशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और इसीलिए ये हम कह रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी और कारपोरेटाइजेशन का एक मिक्स अप्रोच जो है इस पॉलिसी में। जैसे आप देखिए, शिक्षकों का जो मामला है, बहुत सारे वॉलंटियर्स को एक तरफ आप ये कह रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन भी है, एक तरफ आप कह रहे हैं रेगुलर ट्रेन टीचर चाहिए, टीचर्स को नॉन टीचिंग कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए स्कूल में, दूसरी तरफ आप
सोशल वर्कर को, वॉलेंटियर्स को, जो रिटायर्ड लोग हैं, उन सबको शिक्षा में फिर एक नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पैरा टीचर की शिक्षा में अपने लोगों को उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के यही है कि इसके जरिए जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश है। और जो प्रोफेसर नंदिता नारायण ने भी कहा कि ये डीरेगुलेशन और सेंट्रलाइजेशन का भी इसके माध्यम से प्रयास करने की कोशिश है। बिल्कुल। तो इसलिए इस शिक्षा नीति से के आगे चल करके इस शिक्षा नीति के खिलाफ ही लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। मयंक जी सौम्या। क्या जी, हम लोग अपने कार्यक्रम के अंत की ओर अब बढ़ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं सारे जो हमारे आज मेहमान थे हमारे, बल्कि मैं ये कहूँगा हमारे जो टीचर्स थे आज के, है ना, उनका शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सौम्या, आप तो बल्कि एक की तो आप स्टूडेंट खुद रही ही हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल वो रियल टाइम क्लासरूम वाला अनुभव था, नॉस्टैल्जिया था आपके लिए, वो मतलब रीलिविंग द नॉस्टैल्जिया, और मेरे लिए क्लासरूम थी। और चूंकि मैंने अपने टीचर से ही कुछ एक टीचर से ही सीखा था कि मैं भी उसी स्कूली सिस्टम में पढ़ा हूँ जहाँ आपको सवाल ना पूछना सिखाया जाता है, पर उसमें से कुछ टीचर्स ऐसे मिले थे मुझे जिन्होंने सवाल पूछना सिखाया। और तो वहाँ से ये सारा ये जो सवाल पूछने ले आया था। लेकिन मुझे विदा लेने से पहले जो लोग देख रहे हैं हमारे शो को, उनसे कुछ बात करनी है। एक बार पहले भी मैंने ये कहानी सुनाई थी, पर किसी और रेफरेंस में, किसी और परिप्रेक्ष्य में एक कहानी थी। ये 18वीं सेंचुरी थी और इटली में एक आदमी को सड़क पर खंबे से बांध के जिंदा जलाया जा रहा था। उसका नाम था ब्रूनो। ब्रूनो ने कहा था कि सूरज धरती के चारों ओर नहीं घूमता, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। चर्च को यह बात मंजूर नहीं थी क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कहती थी। ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। ब्रूनो वेनिस में जिस जगह, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था, ठीक 1 साल बाद गैलीलियो उसी पद पर नियुक्त होते हैं। गैलीलियो भी यही बात दोहराते हैं ब्रूनो को जिंदा जला के मार दिए जाने के कुछ साल बाद, कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। गैलीलियो को नजरबंद कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, मर जाते हैं उसी में लोग। लेकिन उसके बाद कोपरनिकस वही बात फिर दोहराता है, तकरीबन 50 साल के आसपास बाद। और आखिरकार चर्च को और दुनिया को झुकना पड़ता है इस बात के आगे, और पहली बार चर्च और समाज इस बात को मान लेता है कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ कि शिक्षा का मकसद क्या है और ज्ञान क्या है, और हमें ज्ञान अर्जित करना है तो जैसा कि सरकार कहती है कि वो 6ठी कक्षा से आपको रोजगार के लिए तैयार करेगी, 6ठी कक्षा के बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, तो क्या सरकार आपके बच्चों को कॉरपोरेट के लिए सस्ता श्रमिक बनाना चाहती है, या हमको बहुत सारे ब्रूनो, गैलीलियो, कोपरनिकस चाहिए या नहीं चाहिए? क्या समाज केवल रोजगार पाने वाले नौजवानों से तरक्की करता है, या फिर उनसे जो किसी दंगाई भीड़ के सामने खड़े हो जाए और कहे कि मेरे पड़ोसी को मारने से पहले तुमको मुझे मारना पड़ेगा? ज्ञान और शिक्षा हमारे समाज में किस अर्थ का पर्याय बन के रह गए हैं, उसके बारे में हमको दोबारा से सोचने की जरूरत है। और इसलिए इस नई शिक्षा नीति को आप सब लोग डाउनलोड कीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तो उपलब्ध है ही। इसको पढ़िए और ये सवाल बार बार अपने आप से कीजिए कि आपको शिक्षा की नीति के साथ शिक्षा की नैतिकता भी चाहिए, या फिर केवल रोजगार चाहिए। इसी के साथ अपने सारे टीचर्स जो आज थे उनका मैं शुक्रिया कहता हूँ, सबको आभार सबके प्रति प्रकट करता हूँ। सौम्या आपका भी विशेष थैंक यू। आप बहुत पढ़ाई करके आती हैं, बहुत तैयारी से आती हैं। और आप सब लोग जो इस शो को देख रहे थे, गंभीर कंटेंट अभी भी लोग देखते हैं तो मुझे खुशी होती है। आप सबका भी शुक्रिया। और हाँ, शिक्षा नीति का जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़े, ये व्हाट्सएप पे कोई नहीं भेजेगा आपके पास। तो हम लोग चलते हैं, विदा लेते हैं, और अगली बार अगले हफ्ते फिर से हम साथ से समाज में मिलेंगे, और शिक्षा नीति को लेके भी हम चर्चा अपनी लगातार जारी रखें। जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच।